Good morning, children. This is Imran sir, and see today I am teaching you a chapter entitled My Childhood. See here, My Childhood. क्योंकि शायद देखने में परेशानी हो रही थी इसलिए मैं बड़ा लिख रहा हूँ, और इसके पहले मैंने एक वीडियो दिया है इंग्लिश में और शायद आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए मैं आज इस पार्ट को हिंदी में पढ़ाने जा रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक बच्चे समझ सकें और मेरे लेक्चर का लाभ उठा सकें। देखो, ये जो पार्ट है माई चाइल्डहुड, ये एक किताब है आत्मकथा, जिसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी इसका हिंदी होता है आत्मकथा। उससे लिया गया है, एक किताब है, उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। यहाँ मैं लिख रहा हूँ RNA, विंग्स ऑफ फायर। ये जो बुक है ये अब्दुल कलाम के जीवनी के बारे में लिखा गया है कि उनका जीवन कैसा था, उनका जन्म कहाँ हुआ, बचपन में उन्होंने कौन कौन सा संघर्ष किया, उनका परिवार कैसा था, फिर किसी स्कूल में पढ़ने गए और फिर अंततः कैसे वो राष्ट्रपति बने इंडिया के। तो ये इस पार्ट में लिखा गया है, इस बुक में लिखा गया है। और इस बुक को कलाम साहब ने अकेले नहीं लिखा है, उनके एक मित्र हैं, उनका नाम है अरुण तिवारी। यहाँ देखो, अरुण तिवारी, ये जो साहब है अरुण तिवारी इनके मित्र हैं, या कह सकते हैं सहकर्मी है। एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें लगभग 10 वर्षों तक उन्होंने काम किया है अरुण तिवारी कलाम साहब ने, और ये दोनों लोग मिलकर विंग्स ऑफ फायर एक बुक लिखी है। इस बुक में कई पार्ट हैं, लेकिन जो उस बुक का पहला पार्ट है उसका नाम है माई चाइल्डहुड। और इसी पहला पार्ट को मैंने इस विंग्स ऑफ फायर की जो बुक है उसी का एक अंश है, जो पहला पार्ट है उसी को काट कर वहाँ से आपके सिलेबस में रख दिया गया है ताकि बच्चे पढ़ें, क्लास 10 के बच्चे समझें कि साहब कैसे थे, कलाम साहब कैसे थे, और वो कैसे गरीबी से निकलकर देश के सर्वोच्च शिखर, देश का सबसे बड़ा पोस्ट राष्ट्रपति बने थे। इसी को हमें पढ़ना होगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं आज जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। आओ, चूँकि बुक नहीं है मेरे पास, ई बुक है यहाँ पर जो है, इस बुक में मैंने PDF डाउनलोड कर दिया है, उसी को पढ़ना हो, ठीक है। देखो, कह रहा है कि आई वॉज born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state। पहले जो आज तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु है, उसका नाम मद्रास पहले था। तो तमिलनाडु में एक जगह है रामेश्वरम, एक जगह है, यहाँ देखो रामेश्वरम, और देखिए स्पेलिंग रामेश्वरम, रामेश्वरम, हाँ सही है। तो ये जो रामेश्वरम जगह है यहीं पर इनका जन्म हुआ था अब्दुल कलाम साहब का। और ये जो साहब थे बहुत धनी में नहीं थे, मतलब एक मध्यम वर्गीय परिवार था, मिडिल क्लास फैमिली बोलते हैं कि ना बहुत पुअर ना बहुत हाई, उनके बीच के एवरेज परिवार से थे। और जो इनके पापा थे, जो इनके पिता थे, उनका नाम था जैनुल आबदीन। उनके पिताजी का नाम था, यहाँ लिख रहा हूँ, जैनुल आबदीन, और मम्मी का नाम था आसियामा। इनका जन्म हुआ था रामेश्वरम में। रामेश्वरम कहाँ पर है भाई? तमिलनाडु में। जो पहले मद्रास था आज तमिलनाडु बन गया है, वहीं पर एक जगह है रामेश्वरम जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। My father, Zainul Abidin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Asiyama. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. देखो, कह रहे हैं ना कि जो इनकी मम्मी थी आसिमा, वो इनकी काफ़ी मतलब हेल्पमेट थी, इनको काफ़ी हेल्प करती थी। और जो चीज़ें यहाँ पर थी, इनके घर में एक और बात थी कि इनके परिवार के लोग बहुत उदार थे, और प्रत्येक दिन इनके घर पर बाहर से लोग खाना आ करते थे खाने। मतलब मान लो कोई साधु संत हो गए, या कोई मतलब जो होता है ना कि जैसे जो इस्लाम धर्म में होते हैं ना, मस्जिद के बच्चे हो गए, तो इस तरह के लोग जो गरीब या मतलब अलग तरह के बच्चे हैं, या कोई मतलब परिवार का सदस्य के दोस्त या जो भी मतलब हो, वो लोग इनके घर आते थे खाना खाने। और लिखते हैं कलाम साहब कि हमारे घर डेली जितने हम लोग थे, जितने हमारे घर के लोगों की संख्या थी, कहीं उससे अधिक लोग हमारे घर डेली खाना खाया करते थे।
यह बात दिखा रहा है उनका परिवार कितना सामाजिक था, वो लोग कितना समाज के लिए करते थे। और दूसरी बात, जो उनके पिताजी थे ना, उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था। देखो, एक वर्ड है फॉर्मल एजुकेशन, इसका मतलब होता है ऐसी शिक्षा जो हम अपने बच्चों को स्कूल में जाते हैं, जैसे स्कूल में होता है ना कि पहले क्लास 10 कर लिया, तब इंटर किया, तब बीए किया, तो इसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। लेकिन इनके पास ऐसी कोई शिक्षा नहीं थी। ये जो साहब थे, इन्होंने कुरान बुक पढ़ा था, कुरान, ठीक है, अरबी भाषा होती है कुरान, इसको पढ़कर लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ाया करते हैं। तो उनके पिताजी कलाम साहब के, जैनुल आबिदीन साहब, एक मस्जिद में मौलवी थे, ठीक है। आओ आगे देखते हैं। और सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें कह रहा है कि इनके परिवार में बहुत सारे बच्चे थे और जो इनका लुक था ना, आई सॉट ए शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, जो एक छोटे बच्चे जिनका मतलब कद काफी छोटा था और इनकी जो लुक थी ना उतनी अट्रैक्टिव नहीं थी। जो आजकल के बच्चे होते हैं ना कि स्मार्ट बाल रखे हैं और गोरे चिट्टे होते हैं, स्मार्ट लगते हैं ना, मतलब आंखें बड़ी बड़ी हो, नाकें ऐसी ऐसी, अपने कैसी कैसे, ठीक है। तो कुछ ऐसा कलाम साहब में नहीं था। Born to a tall and handsome parents, जो इनके माता पिता थे वो लंबे थे और हैंडसम थे। We live in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century। जो इनका ये लोग थे ना, अपने पूर्वजों के घर में रहते थे, जिसको कि 19वीं सदी के मध्य में बनाया गया था। It was a fairly large पक्का house made of limestone and brick on the Mosque Street in रामेश्वरम। रामेश्वरम में एक गली है, उसका नाम है मॉस्क स्ट्रीट। उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है मॉस्क स्ट्रीट, मॉस्क स्ट्रीट। यहाँ पर उनका घर था और इट वाज ये पक्का हाउस, जो है ना पक्का घर था, ठीक है। मतलब जो होता है ना कि ईट के बने होते हैं ना, ईट के सीमेंट बालू वगैरह के गिट्टी छड़ के, तो उनका घर था वो पक्का हाउस था। और my astute father used to provide all in essential comforts and luxury. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. इनके जो पिताजी थे ना आश्चर्य थे, मतलब होता है ना कि बिल्कुल मतलब एक तरह के धार्मिक प्रवृत्ति के, और सिंपल स्ट्रिक्ट एंड सीवियर जो होता है, जिससे मतलब आश्चर्य मतलब होता है कि सिंपल जो सादा जीवन जीते हैं उनको बोलते आश्चर्य बोलते हैं। तो जो उनके पिताजी थे ना वो फिजूल खर्ची के बिल्कुल विरोध में थे, और यही कारण है कि इनके घर में कोई भी फिजूल खर्ची नहीं थी। दूसरी बात कि जो भी चीज़ें आवश्यकता की थी, ये सारी चीज़ें उनके घर में मुहैया कराई जाती थी। दीज ऑल थिंग्स वट एवर वेर नेसेसरी फॉर हैविंग ए गुड लाइफ और ए कम्फर्टेबल लाइफ, दी ऑल थिंग्स वर प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रेन ऑफ हिज फैमिली in terms of food, medicine or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. मतलब जो भी दवा चाहिए, जो भी खाने का मन करता था मिलता था, और इनको पूरा मम्मी पापा का पूरा परिवार प्यार मिला, और जो भी जितने पैसे आवश्यक थे उतने मिलते थे। मतलब मान लो इन्हें चाहिए 2 रुपये, 2 रुपये मिलते थे, ऐसा नहीं कि 2 रुपये या 5 रुपये मिलते थे, ऐसा कुछ नहीं था। इनके पिताजी फिजूल खर्ची के बिल्कुल खिलाफ थे। The Second World War broke out in 1939 when I was just 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand of tamarind seeds erupted in the market. Second World War जो था ना 1939 में शुरू हो गया था, 1939 में। और तभी क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ 1939 में, तो सेकेंड वर्ल्ड वार, और इस समय ना टेमरिन सीड्स की, यानी कि जो होता है ना इमली के बीज, टेमरिन सीड की डिमांड बढ़ गई थी। और ये आप छोटे बच्चे थे, इनको भी लगा कि चलो यार कुछ बेच देते हैं, कुछ पैसे मिल जाएगा, कुछ खा लेंगे, पकौड़ा समोसा या कुछ भी खा लेंगे, चॉकलेट खा लेंगे। तो इनके दिमाग में आया होगा, तो ये भी चले गए बेचने के लिए। और ये टेमरिन सीड को कट करते थे और बेचते थे, और इनको 1 आना मिलता था। और इनके एक बलोई साहब थे, उनका नाम था जलालुद्दीन। वो क्या करते थे कि एक पेपर है, उसका नाम है दीनामानी। दीनामानी एक न्यूज़पेपर है, वहाँ का तमिल भाषा में छपता है, तमिल लैंग्वेज की एक तमिल न्यूज़ पेपर है, न्यूज़ पेपर। और इसमें जो भी वर्ल्ड वार होते थे ना उसी की खबर छपते थे, और बाद में वो उसको पढ़ते थे, वहाँ पर पढ़ कर सुनाते थे काम साहब को।
Our area, being isolated, was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. The first casualty came in the form of suspension of train halts at Rameswaram station. देखो होता क्या है ना कि 1939 में हमारा कंट्री आज़ाद नहीं था, हम अंग्रेजों के अधीन थे, गुलाम थे। जाहिर सी बात है कि जो पूरी वर्ल्ड थी ना वो दो ग्रुप में बट गया था। तो जिस ग्रुप के अंडर हमारा भारत सरकार थी, तो कहीं ना कहीं उस ग्रुप के अंडर में आप उसके प्रभाव में काम करना पड़ेगा। क्या हुआ कि उसका प्रभाव पड़ा और मानो कि इमरजेंसी इसमें लग गया हो, और क्या हुआ कि रामेश्वरम में एक था रेलवे स्टेशन, वहाँ पर ट्रेनों का परिचालन, ट्रेनों का आवाजाही रुक गया। और जो इनके भानु साहब थे ना, ब्रदर इन लॉ, ये न्यूज पेपर बेचा करते थे। अब जब ट्रेन रुकता नहीं था तो क्या करते भाई, अब क्या करना होता था कि इनको एक चाहिए आदमी जो कि क्या करे कि एक आदमी जो है वो बंडल बनाए। एक आदमी क्या करेगा, बंडल बनाएगा और एक उसको देगा, क्या करेगा, फेंकेगा। तो एक कहे कि काम करते हैं, चलो कलाम आप मेरे साथ हो जाओ और आप हेल्प करना और हम कुछ करेंगे। तो कलाम साहब उनके साथ हो लिए और ये लोग क्या करने लगे, ट्रेन में मतलब गए और ट्रेन तो रुकती नहीं थी। तो जहाँ जहाँ इनके कस्टमर होते थे उन कस्टमरों को एक बंडल बनाकर न्यूज़पेपर फेंकते थे। आप देख सकते हो कि न्यूज़पेपर जो बेचने का सिलसिला है ये दिखा रहा है कि इनका परिवार बहुत धनी मनी नहीं था। ये लोग मतलब कैसे भी अपना जीवन यापन कर रहे थे, कुछ भी करके, इन द सेंस कि अपना रोजी रोटी चला रहे थे। और साहब कह रहे हैं ना कि हमें ऐसा करके, हमें न्यूज़पेपर बेचकर या न्यूज़पेपर बेचने में मदद करके अपने वाले साहब को एक फक्र महसूस हो रहा है। मुझे आई एम फीलिंग प्राउड टू हेल्प माई ब्रदर इन लॉ बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट सैलरी एंड आई अर्न माई फर्स्ट सैलरी बाई डूइंग दिस वर्क, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई जॉब। Every child is born with some inherited characteristics, interest, specific socio-economic and social environment, and trained in certain ways by figures of authority। ये कह रहे हैं ना कि प्रत्येक बच्चे में ना कुछ पूर्वजों के गुण होते हैं और जैसा माहौल में रहता है वैसे गुण उसको मिल जाता है। जो लक्षण मम्मी पापा के होते हैं उन बच्चों में होता है, जिस माहौल में रहते हैं उसका लक्षण उस पर उसका प्रभाव रहता है। तो ठीक वैसा प्रभाव इन पर भी पड़ा। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मैंने अपने पिताजी से क्या किया कि स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन और ईमानदारी सीखा। दो गुण, सेल्फ डिसिप्लिन और ऑनेस्टी, इन्होंने अपने पिताजी से सीखा। और मम्मी से क्या सीखा भाई, फ्रॉम माय मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और अपनी मम्मी से अच्छे कामों में विश्वास सीखा कि भाई अगर अच्छे काम हैं, अगर कोई काम कर रहा है तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए और हमें अच्छा काम करना चाहिए। और इंसान के पास डीप काइंडनेस होनी चाहिए, मतलब गहरी दयालुता, मतलब यू शुड बी काइंड, यू शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी, यू शुड नॉट बी क्रूएल, यू शुड हैव काइंडनेस इन योर हार्ट। सो दिस टू थिंग्स लाइक फेथ इन गुड डीड्स एंड deep kindness towards society, these two things he learned from his mother। और देखते आगे क्या है, and so did my three brothers and sisters। और ऐसे ही उनके तीन भाई बहनों ने किया। जो गुण उनके मम्मी पापा के थे ठीक वही गुण उनके तीनों बहन भाई ने सीखा। I had three close friends in my childhood, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाश। आओ इस जानना बहुत जरूरी है, मैं इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पर कि इनके तीन दोस्त थे और करीबी दोस्त थे। इसको आप नोट कर लेना, मैं मिटा दे रहा हूँ। इनके तीन दोस्त थे जो पहले थे थ्री फ्रेंड्स, ठीक है भाई। पहला साहब है, इनका नाम है रामानंदा शास्त्री, रामानंदा और ये शास्त्री हमने लिख दिया यहाँ पर। दूसरे हैं अरविंदन या अरविंदन बोल सकते हो। और तीसरे हैं शिवा प्रकाशन, यानी कि ये लोग कुल चार दोस्त थे। इनको मिलाकर कलाम साहब को, एक कलाम साहब और तीन लोग, अरविंदन, रामानंद शास्त्री और शिव प्रकाशन। और इसमें लिखा है कि बाद में तीनों लोग क्या बने हुए हैं। एक मिनट रख लो। हाँ, रामानंद शास्त्री
ऑल दिस बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। और तीनों बच्चे थे ना ब्राह्मण थे, एक कट्टर ब्राह्मण परिवार से थे, एक ही मुस्लिम थे। और ये जो तीनों बच्चे थे ना, एक कट्टर, एक बड़े ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है कट्टर मतलब ऐसा आदमी जिसको अपने धर्म के प्रति किसी कोई और धर्म दिखाई नहीं पड़े, जिसको लगे कि भाई हमारा जो धर्म है वही सर्वोपरि है, इसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्सी और या ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ थिंकिंग। As children, none of us ever felt any difference among us ourselves because of our various differences and upbringing. बच्चे के रूप में हमारे बीच कोई ही भी अंतर नहीं था कि भाई हमारा धर्म क्या है, हमारा जो मतलब परवरिश हुई थी, जो अपब्रिंगिंग हुई थी, उसमें कहीं ऐसा नहीं दिखाई दिया गया था कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था इनके अनुसार। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। ये जो साहब थे ना रामानंद शास्त्री, ये एक पुजारी थे, उनका नाम था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, उनके बेटे थे। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर के पुजारी जो थे ना उन्हीं के बेटे थे। लेटर ही टूक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। और बाद में यही साहब अपने पिताजी के साथ काम ले लिए और ये भी उसी रामेश्वरम मंदिर के पुजारी बन गए। Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims। और जो थे ना अरविंदन, ये जो क्या करते थे कि ये मैनेजर बन गए, मैनेजर बन गए किसी की भाई, ये बन गया मैनेजर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। मतलब जो भी डेपुटीज या श्रद्धालु आते थे देखने के लिए, मतलब देवियों की मूर्ति को या कहीं मतलब पूजा पाठ करने या दर्शन करने, तो अरविंदन क्या करते थे कि उनके लिए गाड़ी मुहैया करते थे अरविंदन साहब। तो थे मैनेजर ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जो आवागमन की गाड़ी थे ना, आवागमन जैसे नाव हो गया, कोई कार वगैरह जो भी हो उस जमाने में जो भी होंगे, तो उसके थ्रू लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पर धार्मिक स्थल थे वहाँ के वो दर्शन करा रहे थे अरविंदन। और जो शिवा प्रकाशन थे वो इंडियन रेलवे में, देखो लिखा है क्या, एंड शिवा प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे। कैटरिंग ये बन गए साहब, ये बन गए कॉन्ट्रैक्टर। कैटरिंग, देखो कैटरिंग का मतलब होता है ना खाना का व्यवस्था करने वाला, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर। जो इंडियन रेलवे होता है ना, जो आप देखते हो ना जब आप कभी रेलवे में सफर करते होगे तो खाना लेकर आता है ना, तो कैटरर का काम होता है। कैटरर का एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, वो क्या करती है, खाने का ठेला देती है। ठीक वैसे ये जो साहब थे ना शिवा प्रकाशन, इन्होंने सरकार से, होते हैं साउदर्न रेलवे, दक्षिणी रेलवे, तो इंडियन रेलवे है कई डिवीजन में बटा हुआ है। तो ये जो साहब थे अपने साउदर्न रेलवे के, मतलब जो आपको तमिलनाडु चेन्नई साइड की जो रेलगाड़ी चलती है ना, उसी रेलवे के का किए वो कॉन्ट्रैक्टर बने, उस रेलवे में लोगों के लिए खाना पानी की व्यवस्था करा दिए। कौन, ये साहब शिवा प्रकाशम। तो इस तरह के मतलब दिखा रहा है कि उनके दोस्त क्या थे, पुजारी बन गया, एक बन गया गाड़ियों का मैनेजर बन गया, और दूसरा क्या बन गया खाने का, कि भाई जो भी लोग यात्री सफर करेंगे रेलवे में उनको हम खाने का भेजवाएंगे। तो इस तरह हो गया। और केवल एकमात्र यही आदमी थे जो क्या बन गए, वो बन गया प्रेसिडेंट बन गए। During the annual Sri Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying lanterns of Lord from the temple of the marriage site, situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of a prophet were the bedtime story. My mother and grandmother would tell the children in our family. इनके परिवार में मतलब रामायण के, महाभारत की कहानियाँ सुनने को मिलती थी। यानी कि दिखा रहा है ना कि जो इनका परिवार था ना, काफ़ी एकदम सेकुलर था, काफ़ी मतलब वो एकदम धर्मनिरपेक्ष था। किसी यूँ कहें कि सारे धर्मों से प्यार था, सारे धर्मों को इनके परिवार ने इक्वल इम्पोर्टेंस दिया, चाहे वो कुरान के आवाज़ पढ़ने का या आपको रामायण या महाभारत था, दिखा रहा है। और साथ यही कारण है कि कलाम साहब के पास हमेशा एक भगवद गीता और कुरान की बुक हुआ करती थी, और वे बहुत मतलब ही वाज वेरी मच अटैच्ड विद वीणा। वीणा जो होता है ना, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वो वीणा बजाते थे, और उनके पास हमेशा एक भागवत गीता और कुरान की बुक रहती थी। तो दिखा रहा है कि इनका परिवार किस तरह से सारे धर्मों को इक्वली ट्रीट करता था। ऐसा नहीं कि हम ये धर्म से तो अपने ये धर्म को अच्छा मानते हैं, और वो बी धर्म से अच्छा है तो उसको हम बी धर्म को बुरा मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। यही कारण है कि कलाम साहब बहुत महान बने। देखो किसी भी बच्चे के जो होता है ना आचरण में, व्यवहार में, उसके परिवार का, उसके समाज का बहुत ही बड़ा अहम रोल होता है। ठीक वैसे ही कलाम साहब के भी जो अपब्रिंगिंग में, उनके वहाँ तक पहुँचने में उनके परिवार का बहुत बड़ा रोल था। अब देखो एक दिन क्या हुआ ना कि 5वीं कक्षा में थे, रामेश्वरम के ट्रैफिक स्कूल में थे,
रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल पढ़ते थे, एक थी 5वीं कक्षा में, और इनकी क्लास में एक नया टीचर आया। वो कहा कि भाई काम करते हैं, सुनो। वो देखा कि भाई एक क्या है ना, वो मतलब वो जो हमारे यहाँ जनेऊ होता है ना, तो जनेऊ में क्या होता है कि जो धागा पहनते हैं, जो मतलब ब्राह्मण के बच्चे, हिंदू के बच्चे, वो लगाया था कौन, ये रामानंद शास्त्री। और ये साहब थे ना, कलाम साहब, जिन्होंने मुस्लिम होने का एक होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं, मार्क है, वो भी पहनना, तो टोपी पहने थे। और दोनों बच्चे पास में बैठे थे। और जो नए टीचर साहब है ना, उनको देखकर बड़ा अजीब लगा, और वे इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सके। बोले क्या, उठो चलो पीछे बैठने जाओ। इस बात को उन बच्चों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा, और ये क्या हुआ कि कलाम साहब पीछे बैठे चले गए। देखो इसमें साहब सब लिखा है, हाँ, इसमें लिखा है कि कलाम साहब को कहा भाई आप पीछे बैठने चले जाओ। हम पीछे बैठने चले गए, और इस पर ये जो है रामानंद शास्त्री फुट फुट करोगे। और यह जो भेदभाव जो टीचर पैदा करना चाह रहा था, इसको उन लोगों ने बहुत गलत तरह से लिया। और क्या हुआ कि वो घर गए, और घर जाकर इन बच्चों ने अपने गार्जियन से कहा कि देखिए ऐसा ऐसा है, ऐसी बात है, एक नया टीचर आया हुआ है, और वो हमारे जो हमको जो शिक्षा दे रहा है वो बहुत ही गड़बड़ है भाई, इससे कुछ होने वाला नहीं है, और इस समाज को बिल्कुल तोड़ देगा। तो उसके गार्जियन आए और डांट फटकार लगाया, और कहा कि सुनिए भाई साहब, या तो आप माफ़ी मांगिए, और नहीं तो स्कूल छोड़ जाइए यहाँ से। उस टीचर ने माफ़ी मांगा और बदलाव लाया। कुछ ऐसा मतलब था वहाँ का माहौल, जहाँ पर कलाम साहब रहा करते थे। कह रहे हैं कि पूरा कुल मिलाकर जो रामेश्वरम का सबसे था ना, वो मतलब बहुत ही ग्रिजिड था, बहुत ही मतलब कट्टर था। वहाँ पर भी कुछ छुआछूत जरूर थे। और एक बार की बात है कि जो उनके टीचर थे, उनका नाम था शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ, शिवा, एक मिनट, शिवा सुब्रमण्यम, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। ये थे साइंस टीचर। ये कलाम साहब से काफ़ी प्रभावित थे। कहीं कलाम आप मेरे घर आओगे खाना खाने के लिए? ये साहब चले गए। अब तो चले गए वीकेंड में, संडे को खाना खाने गए, तो इनकी जो पत्नी थी ना, देखकर जल भुन गई कि भाई मेरे जो धार्मिक रूप से प्योर किचन है, जो रितोली प्योर किचन है, इसमें मुस्लिम बच्चा कैसे खाना खाना चला आएगा। कलाम साहब को बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। ही वॉज फीलिंग वेरी ऑड, ही वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। अब वो क्या कि करें क्या भाई। खाना खाने के बाद वो देख रहे थे कि भाई ये जो इनकी पत्नी है, वो देख रहे थे कि खाना कैसे खा रहा है, फ्लोर कैसे साफ कर रहा है, कैसे पानी पी रहा है। उनको अजीब सा लगा, और जब जानने लगे तो साहब कहे उनके टीचर कि सुनो कलाम, फिर से आना वीकेंड में। बोले कि सर माफ़ कर दीजिएगा। मतलब बोल कर नहीं, बल्कि उसके गेस्चर से, उसके एक्सप्रेशन से चल रहा था। लेकिन ये साहब कंधे पर हाथ रख, कहा कि बेटा चिंता मत करो, क्या होता है सिस्टम से कुछ नहीं करना है। शिक्षा का मतलब ही होता है कि हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उसको ख़त्म करें, उसको हटाएं यहाँ से। तो अगर आप एक बार कसम खा लेते हो, प्रोमिस कर लेते हो कि हमें सिस्टम को चेंज करना है, तो ये सब चीज़ आती रहेंगी, आपको इससे हवाना नहीं आ पाओ। तो अगली बार आए तो देखे कि भाई उसी प्योर किचन में इनकी जो मम्मी थी ना, किनकी मम्मी, सॉरी वाइफ, शिवा सुब्रमण्यम की जो पत्नी थी, वो अपने हाथ से खाना परोस रही थी। देखा कि वो बहुत बड़ी बदलाव आ रहा है। तो ये कुछ ऐसा था शिक्षा का मतलब, ऐसा कुछ बदलाव था उस महिला में। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, और ये साहब बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद ये बोले कि भाई क्या करें, हमें पढ़ने जाना है, रामेश्वरम से कहीं बाहर जाना है, रामानाथापुरम जाना है। एक जगह है रामानाथापुरम, रामेश्वरम से इन्हें शिफ्ट करना था कहाँ पर, रामानाथापुरम। रामानाथा, क्योंकि तमिलनाडु में कोई ऐसे ही नाम होते हैं। वहाँ जाना था 10th क्लास करने, 10th की पढ़ाई करने की, 11th पढ़ने गए होंगे वहाँ पर 10th के बाद। अब जब जगह तो होता है ऐसी बात, जो मम्मी होती है ना, वो मदर्स आर वेरी सॉफ्ट, फादर्स आर वेरी टफ, दे आर मेल्टिंग पॉइंट्स, स्पेशली मम्मी जान टॉकिंग अबाउट। तो मम्मी उनको जानने नहीं दे रही थी, तो उन्होंने उनकी मम्मी को समझाया कि सुनो, जो बच्चे हैं केवल अपने बच्चे नहीं हैं, वो हमसे आते हैं, लेकिन वो समाज के हैं, उनका हक समाज पर भी उनका हक है। इसीलिए जो उसके पिताजी थे उनको आगे दे दिया और ये पढ़ने के लिए चले गए। तो हमें इस पार्ट में तो पढ़ना है, और वो इस पार्ट में खलील जिब्रान को कोट कर रहे हैं। खलील जिब्रान थिंकर थे, वो कह रहे हैं कि भाई क्या होता है, जो होता है ना, क्या बोलते हैं, सीगल, वो अभी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए घर छोड़ती है। ठीक वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे लाइफ में अच्छा करें, तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा में पढ़ाई के लिए भाई आपके गाँव में स्कूल है नहीं। मान लो कि आप अभी कुचायकोट में हो या गोपालगंज में हो, ठीक है, तो आप 10th इंटर तक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बीए करना हो तो एक टू डीयू, जामिया, JNU, हैदराबाद जाओगे पढ़ने के लिए,
क्योंकि अच्छे कॉलेज तुम वहीं पर हैं। तो होता क्या है कि ठीक वैसे ये साहब रामेश्वरम से कहाँ चले गए, रामेश्वरम, और इस पार्ट में कुछ इतना ही है। देखो अभी इसका 2 पैराग्राफ काट दिया गया, जो माई चाइल्डहुड है ना, माई चाइल्डहुड पार्ट, उस माई चाइल्डहुड सेक्शन का भी 2 पैराग्राफ इसमें काट दिया गया, मतलब अधूरा ही है। तो कुछ ऐसा ही था। और तुम्हें मैं बता दूँ, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूँ कलाम साहब की, कि जब इन्होंने इंटरमीडिएट कर लिया और इनका मन था कि ये बने पायलट। तो पायलट बनने के लिए उन्होंने एग्जाम दिया, और बता रहे हैं सबसे पहले उन्होंने MIT में एडमिशन लिया, MIT, मद्रास इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। यहाँ से उन्होंने बीटेक किया, बीटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, यहाँ से करके उसके बाद से वो इंजीनियरिंग से वो चाहे कि बने पायलट, एयरफोर्स में पायलट बने। एग्जाम देने चले गए थे देहरादून, वहाँ गए तो केवल 8 सीट थी, और ये इनका मतलब 9 इनका आया था, 9वां था, 9 पोजीशन। तो इसलिए वहाँ पर सेशन नहीं होते, फुट करोए। और बता दो ये तो तब की बात है जब वो बीटेक कर चुके थे। इसके पहले क्या हुआ कि जब ये इंटरमीडिएट कर लिए थे और इनका नामांकन बीटेक में हुआ था, तो इनके पास किताब के पैसे नहीं थे, क्या बोलते हैं, एडमिशन के फीस नहीं थे। तो क्या हुआ कि एक भाई का नाम है जोहरा, उनका नाम है जोहरा। ये क्या किया कि उन्होंने गहना भेज दिया, अपना बैंगल्स भेज दिया, और तब जाकर इनका नामांकन हुआ था। कहाँ पर, MIT में, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बीटेक करने के लिए। और वहाँ पर ये पढ़ाई करते थे स्कॉलरशिप पर। एक बार की बात है कि ये अपने सेमेस्टर के अंत में क्या हुआ कि काम कर रहे थे एक प्रोजेक्ट पर, मतलब वो एयरप्लेन का डिजाइनिंग कर रहे थे। टीचर ने कहा कि बेटा आप ऐसा करो, बस थोड़ा सा। टीचर ने कहा कि बेटा आप एक काम करो, टाइम दे रहे हैं कि आप इतने समय में डिजाइन बना कर दे दो, वरना मैं आपकी स्कॉलरशिप रोक दूंगा। अब ऐसा आप डर गए कि भाई क्या करें, बिना खाए पिए 48 आवर्स में डिजाइन करके दे दिए। टीचर ने थपथपाया कि बेटा वाह गजब। वो कह रही भाई तुम्हें काबिलियत है, कुछ ऐसा थे, इतने ब्रिलियंट थे कलाम साहब। और क्या हुआ कि बहुत दिनों तक उन्होंने काम किया DRDO में, और बहुत स्पेस में और एरिया में उन्होंने काम किया है। और क्या हुआ कि जब सब कुछ करने के बाद वो थोड़ा उनका मन था कि वो पढ़ाएं, तो वो अन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। तो उस समय आपके इंडिया के जो PM थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी उनके साथ काम कर चुके थे वो कलाम साहब। तो कलाम साहब को जानते थे वो। तो बोले कि भाई इंडिया में कोई ऐसा मतलब प्रेसिडेंट बने जो कि कुछ बहुत उदार हो, जिसको सारे धर्म से प्रेम हो। तो उन्होंने कहा कि भाई कलाम साहब से बेटर कोई हो नहीं सकता है। फोन गया अन्ना यूनिवर्सिटी को, वहाँ का विषय उठाया फोन। ये बोले कि सर दिस इज ए कॉल फ्रॉम PMO, प्राइम मिनिस्टर हाउस। बोले सर बताइए, अब तो डर गया भाई आदमी, क्या बात है। तो बोले कि वांट टू स्पीक टू योर प्रोफेसर कलाम साहब को बुलाया गया। तो बोले कि दिस इज अटल बिहारी वाजपेयी, द नेशन वांट्स टू सी यू एज ए प्रेसिडेंट। तो बोले सर हाउ कम, मुझे कुछ टाइम दीजिए सोचने समझने का कि भाई आपने जो मेरे घर वाले उनसे पूछ लें। बोले ठीक है, आप अपने परिवार में से पूछ लो कि भाई देश जाना, आप कलाम साहब वाजपेयी साहब चाहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट बनूँ। तो बोले ठीक है, आप अपने घर वाले से पूछ लो, लेकिन आप जवाब हमें नहीं देना। फोन गया था 10 से 11 बजे, और शाम होते होते 7 बजते प्रेसिडेंट बन चुके थे। इसीलिए चेन्नई से दिल्ली चले आए। जब दिल्ली आए तो वहाँ पर क्या हुआ कि इनको एक तरह से कपड़ा देगा पहनने के लिए, कोट। अब जो कोट गया था एज ए प्रोटोकॉल, पन्ना होगा बिल्कुल टाइट फिट वगैरह कुछ। तो बोले कि भाई प्रेसिडेंट तो ठीक है, लेकिन तो मेरी तो गला जो है ना वो बिल्कुल बैठ जा रहा है, मतलब मैं सांस नहीं ले रहा हूँ, मेरा थ्रोट बिल्कुल दब जा रहा है, मैं क्या करूँ। बोले यार एक काम करो, आप इसको कटवा दो। तो बुलाया गया बार्बर को, टेलर को। और टेलर क्या किया कि जो थे ना ये कोट वगैरह, इसको काटा और एक भीस से बनाया। तब से जो सूट पहनते हैं उनका नाम क्या पड़ गया, कलाम सूट पड़ गया। तब से फैशन वाला कि कलाम सूट वगैरह है। और इतना ही नहीं, कलाम साहब इतना उदार थे कि जब वो थे ना राष्ट्रपति भवन में, तो जब होते थे ना रमजान के महीने जो ईद वगैरह, तो उस समय वो कहा कि सब जो शहरी या जो क्या बोलते हैं जो इफ्तार होता है ना, उसको उन्होंने बंद करवा दिया कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है। किसी से पूछे कि भाई अगर इसको बंद करवा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। तो बोले कि भाई सब लोग इफ्तार अपने घर पर करेंगे, और जो इसका पैसा होगा और उतना पैसा अपने सैलरी से जो गरीब बच्चे हैं, जो अतीम बच्चे हैं, जो ऑर्फन हैं, उनको दे देंगे। तो कुछ ऐसा करके मतलब और ऐसा हुआ भी, जो वो पैसा बचा प्लस इन्होंने अपने सैलरी से लोगों को डोनेट कर दिया। तो ऐसे थे कलाम साहब। और इतना ही नहीं, उनके 6 मतलब पर्सनल असिस्टेंट थे, बहुत बड़े IAS अधिकारी थे। उनका बोले कि सर मेरी मम्मी आपसे मिलना चाहती हैं ठीक इस टाइम पर, और मतलब मिलना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, काम करो तुम संडे को लेकर आना अपनी मम्मी को। संडे को लेकर आए। कलाम साहब खुद चलकर गेट के पास खड़े थे और वेट कर रहे थे कब लोग आएंगे। वो देखकर दंग रहे कि सर आप आ गए हैं। मेरी मम्मी से उन्होंने बात किया, मतलब उनके पीए की मम्मी ने कलाम साहब से बात किया
और कलाम साहब ने बात किया और हाथ जोड़कर प्रणाम मतलब किया उन्होंने, और जाते जाते पैर छूकर प्रणाम किया। जो पिए थे उनकी मम्मी ने कहा वाह गजब। वो लोग बातचीत करते रहे और कहे कि वाह कैसे आदमी है, ऐसा महान व्यक्ति क्यों न बने, कितना बड़े पोस्ट पर आने के बाद भी पैर छूता है, इसमें इतनी मतलब कोमलता हो, इतनी सादगी हो, इतनी ग्राउंड टू अर्थ हो, इतना समाज से प्रेम हो, इतना इसके अंदर प्रेम हो इंसान के प्रति और मानवता के प्रति, वो आदमी सही में सिंपल नहीं हो सकता है। तो ऐसे थे कलाम साहब। तो बस आज इतना ही। जो अंत में मैंने जो बात बताया है ना, वो SM खान एक साहब है, SM खान, उनकी एक बुक है पीपल प्रेसिडेंट। SM खान एक साहब है, द पीपल्स प्रेसिडेंट, द पीपल्स प्रेसिडेंट, सॉरी यहाँ पर छोड़ गया, प्रेसिडेंट SM खान की एक बुक है, SM खान की एक बुक है, इसमें उसके उसी के बारे में बता रहा था मैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अगर बहुत बोलूँ तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और शायद वो चीज़ें आपके काम की ना हो पाएंगी, आपको हम बुक दिलवा देंगे, बेटर होगा। तो बस आज इतना ही जानो और ध्यान सुनो। उम्मीद करता हूँ कि पार्ट समझ में आया होगा, और अगर पार्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं कोई और वीडियो बना कर भेजूंगा। थैंक यू सो मच।